हेलो स्टूडेंट, आई एम गौरव कौशल, फिजिक्स फैकल्टी एट आकाश इंस्टीट्यूट कोटा। मैं आज आपका यहाँ पे कटिंग एज सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हम आज मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर्स जैसे ड्यूल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर एंड कुछ एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या दिया हुआ है पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and magnitude of charge initially at rest पे था इलेक्ट्रॉन, gets accelerated by a constant electric field, है ना। constant electric field में उसको एक्सेलरेट किया गया है और रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, है ना। तो उसकी जो वेवलेंथ चेंज हो रहा होगा तो वो किस रेट से चेंज हो रहा होगा ये हमें यहाँ पे बताना है आफ्टर टाइम टी, ओके ना। तो आफ्टर टाइम टी अगर हम देखें तो वेवलेंथ के लिए आपको पहले मोमेंटम देखना पड़ेगा और मोमेंटम के लिए वेलोसिटी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो उसकी वजह से फोर्स हो जाएगा हमारे पास Q इंटू ई, ये फोर्स अपॉन मास, ये आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन, है ना। और ये एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे कांस्टेंट है, ओके। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हम v क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं u प्लस ए टी किसी टाइम t पर यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। और u यहाँ पे 0 था क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। a का वैल्यू हो गया हमारे पास क्यू ई बाई एम इंटू टी, तो ये वेलोसिटी आ गया। तो जब मोमेंटम लिखोगे आप इसका तो मोमेंटम होता है mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बचेगा हमारे पास क्यू ई इंटू टी के इक्वल, ये हमारे पास मोमेंटम आ गया। अब मोमेंटम को हम अगर वेवलेंथ से कंपेयर करें तो वेवलेंथ वाले फॉर्मूले से मोमेंटम को लिख सकते हैं h बाई लेमडा के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास लेमडा कितना आ जाएगा, लेमडा हो जाएगा वेवलेंथ h अपॉन ई इंटू टी के इक्वल। अब हमें क्या बताना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, मतलब इसका रेट बताना है हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इसको क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट। तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया डी लेमडा बाय डी टी, तो ये हो जाएगा एच अपॉन ई इंटू, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। और टी, तो टी का 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन अगर हम देखें तो वो कितना हो जाएगा, -1 अपॉन टी स्क्वायर, ये हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसमें हम देखें तो ओनली सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर मैच होता है, ओके। सो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोला गया है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड अ फोटोन हैव सेम एनर्जी E, मतलब फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों की एनर्जी सेम है और E के बराबर है। तो द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डेट ऑफ फोटोन, तो दोनों की वेवलेंथ का हमें रेशियो बताना है, ओके ना। तो अगर मैं फोटोन के लिए बात करूँ तो एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं फोटोन के लिए, एच सी बाई लेमडा, ये फोटोन का एनर्जी हो जाएगा। और जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी हम क्या लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, या मोमेंटम की टर्म्स में लिखेंगे तो पी स्क्वायर बाई 2m। और पी यहाँ पे मोमेंटम है तो उसको लेमडा वेवलेंथ की टर्म्स में क्या लिख सकते हैं हम, एच बाई लेमडा। तो मान लो ये लेमडा 2 हो गया इसके लिए, तो पी का स्क्वायर तो ये हो गया बाई 2m, इसको हमने ले लिया लेमडा 1। तो हमें रेशियो निकालना है इलेक्ट्रॉन टू फोटोन, मतलब लेमडा 2 बाई लेमडा 1। तो हमें लेमडा 2 बाई लेमडा 1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो बस दोनों का वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ से लेमडा 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, लेमडा 2 का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास h बाई √2m ई के इक्वल, है ना। ये लेमडा 2 हो गया यहाँ इस वाले फॉर्मूले से। और लेमडा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, एच सी बाई लेमडा, ये हमारे पास एच सी बाई ई के इक्वल हो जाएगा, है ना। ये हमारे पास लेमडा 1 का वैल्यू हो गया। तो हमें यही रेशियो निकालना था लेमडा 2 बाई लेमडा 1। तो यहाँ से लेमडा 2 बाई लेमडा 1 कितना बचेगा अब हमारे पास, इसको अगर हम देखें तो h से h कैंसिल और ये e ऊपर चला जाएगा, तो e बाई 2m इस पूरे का रूट, है ना। और यहाँ से हमारे पास ये c बचेगा तो 1 बाई c। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पर हम, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है हमारे पास, ये भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन यहाँ मैच कर रहा है, ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, मीन्स थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें बोला गया है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विद इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, कितना दिया हुआ है, v0 i कैप प्लस v0 j कैप, है ना। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें दे दिया जो कि z डायरेक्शन के अलॉन्ग है, नेगेटिव z डायरेक्शन के अलॉन्ग, जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना। इफ़ लैम्डा नॉट इज़ द इनिशियल, इनिशियली जो भी इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ था इलेक्ट्रॉन का वो लैम्डा नॉट हमें दिया गया है। तो आफ्टर टाइम टी डी ब्रोगली वेवलेंथ इसका इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा जब उसको हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, ओके ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है यहाँ पर, तो फोर्स भी कांस्टेंट होगा इलेक्ट्रॉन पर।
तो एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट आएगा, है ना। और किस डायरेक्शन में आ रहा है, जेड एक्सिस के अलोंग, है ना। और इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स इस पर लगेगा पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव जेड में है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो उस पर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग। और जेड एक्सिस में इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन। तो इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना था, वी नॉट आई कैप प्लस वी नॉट जे कैप, तो वेलोसिटी था तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर का रूट मीन्स रूट टू वी नॉट। अब यहाँ से हम देखें तो इनिशियल वेवलेंथ हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट, वो हो जाएगा हमारे पास लैम्डा नॉट हो जाएगा एच बाई पी, तो पी का वैल्यू होता है एम इंटू वी, वी इनिशियल कितना हो गया रूट टू वी नॉट, ये हमारे पास इनिशियल वेवलेंथ का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आफ्टर टाइम टी, तो क्योंकि जो फोर्स था वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा था तो वी नॉट आई कैप एंड वी नॉट जे कैप इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जेड डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आ जाएगा हमारे पास, है ना, आफ्टर टाइम टी। तो जेड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वी जेड, वो मैं लिख सकता हूँ यू प्लस ए टी अलॉन्ग जेड डायरेक्शन, तो जेड डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड 0 था। एक्सेलेरेशन हो जाएगा यहाँ पे क्यू ई, ये तो फोर्स अपॉन मास इनटू टाइम टी, तो यहाँ से वी जेड आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो अब जो नया वेवलेंथ होगा हमारे पास, वो नया वेवलेंथ मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा फाइनल आफ्टर टाइम टी, वो हो जाएगा हमारे पास एच अपॉन मोमेंटम, मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इन तीनों का मैग्नीट्यूड हमें यहाँ रखना है, तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर प्लस अब वी जेड का वैल्यू आफ्टर टाइम टी इतना आ गया हमारे पास, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका रूट, ये हमारे पास इस वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास एच अपॉन एम टू वी नॉट स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। बट हमें ये फॉर्मूला निकालना है इनिशियल वेवलेंथ की टर्म्स में, तो मैं यहाँ पे देखूँ तो इनिशियल वेवलेंथ में एम रूट टू वी नॉट आया था, मैं वी नॉट कॉमन निकाल लेता हूँ, तो इससे कंपेयर कर सकते हैं उसको फिर हम, है ना। तो यहाँ से हमने लैम्डा लिख सकते हैं फाइनली एच, तो रूट टू वी नॉट बाहर आ गया इंटू एम, है ना। तो यहाँ रूट में बचेगा हमारे पास 1 प्लस ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2m स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर का पावर हाफ, जो रूट था मैंने उसको हाफ लिख दिया है यहाँ पर, ओके ना। अब इसके बाद यहाँ से हम देखें तो h अपॉन रूट टू एम वी नॉट, ये क्या था लैम्डा नॉट, तो लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा नॉट अपॉन 1 प्लस ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर की पावर हाफ, ये मैं लिख सकता हूँ, ओके। सो दिस शुड बी अवर आंसर। तो चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शंस में हम देखें तो ये ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, इसमें 2m स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर ये वाला ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, सो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस, ओके। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, द सरफेस ऑफ अ मेटल इज इल्यूमिनेटेड अल्टरनेटली विद फोटोन्स ऑफ एनर्जी, मतलब आपको अलग अलग टाइप के फोटोन्स दिए गए हैं अलग अलग एनर्जी के, जिसमें पहले की एनर्जी है 4, दूसरे फोटोन का एनर्जी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इन द टू केसेस इज 2, है ना। तो जो मैक्सिमम स्पीड आएगी इन दोनों फोटोन्स के लिए उनका रेशियो में 2 दिया गया है, तो वर्क फंक्शन पूछा है हमसे, ओके ना। तो हम ये जानते हैं यहाँ पर इक्वेशन जानते हैं हम कि अगर फोटोन का एनर्जी हमारे पास E है तो वो होता है वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से वी मैक्सिमम का स्क्वायर अगर हम देखें तो वो हो जाएगा हमारे पास E माइनस डब्लू इंटू 2/m, ठीक है। तो अब ये दोनों केस में हम ये वाली इक्वेशन यूज़ में ले लेते हैं, और जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा उसकी ऑब्वियसली बात है, जिसका एनर्जी ज़्यादा है उसके लिए ये वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन वाले के लिए वेलोसिटी ज़्यादा होगा, तो ये Vm1/Vm2 का स्क्वायर, तो ये रेशो लेंगे तो 2/m तो कैंसिल हो जाएगा, सेम है दोनों के लिए, ये हो जाएगा E1 माइनस डब्लू अपॉन E2 माइनस डब्लू के इक्वल, और V1/V2 हमें कितना दिया हुआ है 2 के इक्वल, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 4, E1 है 4 और E2 है 2.5, तो 4 माइनस डब्लू अपॉन 2.5 माइनस डब्लू इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस डब्लू इक्वल टू 10 माइनस 4 डब्लू
तो ये आ गया हमारे पास 3W इक्वल टू 6 मीन्स W विल बी 2 और सब कुछ हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया है एनर्जीज वगैरह को, तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा. सो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 2 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस फॉर वन फंक्शन. अंडरस्टूड. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या दिया हुआ है. वेल लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी ट्वाइस द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, है ना. तो फ्रिक्वेंसी जो लाइट का है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का डबल है और मेटल प्लेट पे इंसिडेंट करा रहे हैं. तो मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे आपको दिया गया है उस केस में इलेक्ट्रॉन का v1. व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड टू 5 टाइम्स. अब 5 टाइम्स कर दिया हमने, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो गया हमारे पास v2. तो v2 v1 का हमें रेशियो बताना है कितना आ जाएगा. ओके ना. तो यहाँ से हम देखें तो फर्स्ट केस की बात करें तो फ्रिक्वेंसी हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी म्यू मान लेते हैं. तो जो इंसिडेंस फ्रिक्वेंसी हो जाएगी वो 2 म्यू हो जाएगी क्योंकि डबल था. तो 2h न्यू ये आया और ये वर्क फंक्शन h न्यू प्लस हाफ एम v1 स्क्वायर दूसरे के पहले केस में, है ना. तो यहाँ से हाफ एम v1 स्क्वायर कितना आ गया, ये हो जाएगा हमारे पास h न्यू के इक्वल. ठीक है, पहली इक्वेशन. ऐसे सेकंड केस में जो फ्रिक्वेंसी है वो 5 टाइम्स हो गया, है ना. तो इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी हमारे पास कितना हो गया h इंटू 5 न्यू और वर्क फंक्शन तो उतना ही रहेगा सेम, तो h न्यू प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर. तो यहाँ से हम देखें तो हाफ एम v2 स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 4h न्यू, है ना. तो यहाँ से अब हम देखें ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन दोनों का रेशियो ले लेते हैं. तो रेशियो लेंगे तो हाफ एम तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा v1 बाई v2 का स्क्वायर और ये हो गया 1/4 हो गया हमारे पास, है ना. तो यहाँ से v1 बाई v2 कितना आ गया हमारे पास, ये हो गया 1/2. ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो बोल सकते हैं हम v2 v1 इक्वल टू v2. तो यहाँ पे जो x है उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 2 के इक्वल. सो 2 विल बी आवर आंसर इन दिस केस. ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का दिया हुआ है. तो इसमें क्या बोला गया है, द 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर स्केल रीड्स 1 mm, है ना. तो मेन स्केल का लिस्ट काउंट आपका 1 mm है एंड 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल्स, है ना. 2 जॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंट टच इज अदर, मतलब वहाँ बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, है ना. अभी मतलब कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए. तो इसने बोला कि द जीरो ऑफ द वर्नियर लाइज टू द राइट ऑफ जीरो ऑफ द मेन स्केल. तो मेन स्केल का जो जीरो है तो वर्नियर का जीरो से आगे है मेन स्केल के जीरो से. तो यहाँ पे वो ऑलरेडी कुछ रीडिंग पढ़ रहा है ना. तो जब भी आप कोई रीडिंग लेंगे तो उसमें ये रीडिंग एक्स्ट्रा आएगा, तो ये रीडिंग आपको उसमें से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ये पॉजिटिव जीरो एरर हो गया यहाँ पर, तो पॉजिटिव जीरो एरर को हमें माइनस करना पड़ता है. ओके ना. तो अब यहाँ पे इस केस में हम देखें तो 4th डिवीज़न जो है वो कॉन्साइड कर रहा है, मतलब ये 4th डिवीज़न ही हमें एक्स्ट्रा रीडिंग दे रहा है जिससे हमें माइनस करना होगा. ओके, तो अब इसमें हम देखें तो लिस्ट काउंट की बात करें तो लिस्ट काउंट हमारे पास पहले हम देखें 1 वर्नियर स्केल का वैल्यू कितना हो जाएगा. तो 9 वर्नियर स्केल 10 वर्नियर स्केल हमारे किसके बराबर है 9 मेन स्केल के बराबर. तो 9 मेन स्केल का वैल्यू 9 इंटू 1 mm और ये आपके वर्नियर स्केल के 10 पार्ट्स के बराबर है. तो एक पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 9/10 मीन्स 0.9 mm के इक्वल. तो जो लिस्ट काउंट है वो हम लिखते हैं 1 मेन स्केल डिवीज़न का वैल्यू माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न का वैल्यू. तो वो तो 1 mm था और 1 वर्नियर स्केल कितना आ गया 0.9. तो ये हमारे पास mm में है तो ये कितना आ गया 0.1 mm के इक्वल. ओके, तो ये वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट हो गया इस केस में हमारे पास. अब इसने बोला है कि अब हमें बताना है कि एक्चुअल रीडिंग क्या होगा, है ना. व्हेन स्फेरिकल बॉब इज टाइटली प्लेस्ड बिटवीन द 2 जॉज के बीच में हमने उसको स्फेयर को रख दिया है तो उसका डायमीटर कितना होगा. तो 0 वर्नियर स्केल का कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है 4.1 और 4.2 के बीच में. तो ये मेन स्केल का हो गया. तो हम 0 जो छोटा वाला वैल्यू होता है मेन स्केल का वो ले लेते हैं क्योंकि 4.1 तक तो वो आ चुका है. अब 4.1 से वो कितना आगे 4.2 तक जाने के लिए वो हम वर्नियर स्केल से ही बता पाएंगे. तो जो रेटिंग होगा वो हमारे पास हो जाएगा मेन स्केल का रेटिंग प्लस वर्नियर स्केल रेटिंग, है ना. ठीक है ना. और उसमें से जो आपके पास 0 आया था वो हमें माइनस करना पड़ेगा. तो -0 एरर. ठीक है, तो मेन स्केल का रेटिंग आपका 4.1 लिया जाएगा जो हम एग्जैक्टली बता पा रहे हैं सेंटीमीटर में. ये सेंटीमीटर में आया है. ठीक है,
फिर प्लस, अब वर्नियर स्केल की बात करें तो वर्नियर स्केल का लिए हम देखें तो 6th वर्नियर डिवीजन एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा है, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग यही हो जाएगा इनटू लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट हमारे पास कितना है 0.1 mm, बट ये सेंटीमीटर में लेते हैं तो इसे भी सेंटीमीटर में ले लेते हैं, तो 0.01 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है, माइनस 0 एरर। तो 0 एरर के लिए आपने देखा था कि जो 4th डिवीजन था वो कॉन्साइड कर रहा था, तो वो आपका पहले से एक्स्ट्रा रीड कर रहा है, तो उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो -4 इंटू लिस्ट काउंट कितना हो गया सेंटीमीटर में, ये mm में है तो सेंटीमीटर में हो गया 0.01। ओके, तो यहाँ से हम देखें तो ये बचेगा आपके पास 2, तो ये बचा 4.12 सेंटीमीटर के इक्वल, ये हमारा रीडिंग हो जाएगा। और हमें 10⁻² सेंटीमीटर में बताना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 412 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, मीन्स जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 412 के इक्वल, मीन्स 412 विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या बोला गया है, इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन जैसा एटम है, मतलब उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, व्हेन अ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम द एम शेल। तो शेल्स को हम देखें तो यहाँ पे आपने सबसे फर्स्ट वाले को हमने के देते हैं नेम, और सेकंड वाले को एल, फिर एम, फिर एन, इस तरीके से हम उसको नंबरिंग करते चले जाते हैं। तो ये n = 2 के लिए हो जाएगा, ये n = 3 के लिए हो जाएगा। ओके ना, तो इससे बोला है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एम शेल टू द एल शेल, मतलब 3 से 2 में जंप कर रहा है, तो वेवलेंथ कितना है हमारे पास लैम्डा के इक्वल। तो इमिटेड वेवलेंथ का हाइड्रोजन एटम्स के लिए फॉर्मूला होता है r × z², और ये कहाँ से जंप कर रहा है 3 से 2 में, तो 1/2² - 1/3², ये हम वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो 1/λ हमारे पास हो गया rz², ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 - 1/9। ओके ना, तो ये हो जाएगा rz², 36 यहाँ ले लेते हैं हम, 9 - 4 कितना हो गया हमारे पास 5, तो ये हमारे पास 1/λ का वैल्यू हो गया। ओके, अब उसके बाद बोला है इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एन शेल टू एल, तो एन कहाँ पे होगा 4 पर, तो 4 से 2 में जंप कर रहा है ना, तो उसके लिए आप वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे, मान लो वो वेवलेंथ λ1 है, तो वो हो जाएगा rz², और 2 में जंप कर रहा है तो 1/4 ही आ जाएगा, 2², कहाँ से जंप कर रहा है 4 से, तो 1/16, तो ये हो जाएगा rz², और ये हो जाएगा हमारे पास 16 आ गया यहाँ पर 16, तो 4 - 1 तो 3, तो दोनों का रेशो ले लेते हैं, तो यहाँ से λ1/λ रेशो लेने के बाद rz² कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 5/36 इंटू 3/16। ओके ना, तो 4 से 4 टाइम्स, और ये 4 से कितनी बार चला जाएगा हमारा 9 टाइम्स। ओके ना, तो ये हो गया हमारे पास 20 ऊपर आ गया, नीचे आ गया 27, और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ से λ1 हो जाएगा हमारे पास 20/27 इंटू λ के इक्वल। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या बोला गया है, द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जम्प्स फ्रॉम द थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n = 4 से सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n = 3 में जब जंप कर रहा है ना, एंड देन टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो जाएगा n = 2, तो 4 से पहले 3 में आया, देन 3 से 2 में आ रहा है वो, तो रेशियो ऑफ द वेवलेंथ हमें बताना है इन दोनों जंप के लिए। ठीक है, तो पहले वाला 4 से 3 के लिए, तो 1/λ हम क्या लिख सकते हैं, r z का वैल्यू 1 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, तो 4 से 3 में, तो 1/3² - 1/4², तो ये हो जाएगा r λ1 बोल देते हैं इसको, ये हो गया हमारे पास 9 × 16, और ये हो जाएगा 16 - 9 मीन्स 7। ठीक है ना, तो 7/9/9 एंड बाई 16। ठीक है, ये हमारे पास λ1 के लिए वैल्यू आ गया। ऐसे λ2 की बात करें तो λ2 कहाँ से कहाँ तक जा रहा है हमारा 3 से 2 में जा रहा है, 3 से 2 में ज़्यादा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2² - 1/3² के इक्वल, तो ये हो जाएगा r, और ये हो जाएगा 9 एंड 4, तो 9 × 4 ये हो जाएगा 9 - 4 मीन्स 5। अब हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो यहाँ से मैं इसमें से इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा λ1/λ2, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड किया तो, और ये r से r तो कैंसिल हो जाएगा,
तो ये बचा हमारे पास 5/9 इंटू 4, और इधर से आएगा 7 इंटू 9 इंटू 16, 9 से 9 कैंसिल, 4 से ये 4 टाइम्स कैंसिल, तो ये हमारे पास बचा 20/7 के इक्वल है, 20/7। सो वी कैन से डेट फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या दिया गया है। इसमें बोला गया हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, मतलब n = 1 में है, और वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है ना। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम विल बी इंक्रीज बाय द वैल्यू। तो अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो n = 1 से लेके n = 2 में जाने के लिए जो एनर्जी का गैप होता है उसका वैल्यू भी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है, ठीक है ना। तो मतलब वो एब्जॉर्ब करने के बाद जो हाइड्रोजन एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन था वो n = 2 में जा चुका होगा। तो 1 से 2 में गया है, तो एंगुलर मोमेंटम बोर मॉडल के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा था, mvr, या इसको हम लिखते थे NH/2π। तो इस वाले ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 1 हो गया, तो L इनिशियल कितना था 1h/2π, और इस वाले ऑर्बिट के लिए n कितना हो जाएगा 2, तो सेकंड केस में L2 हो गया 2h/2π। तो इसने पूछा है कि इंक्रीजेज बाय एंगुलर मोमेंटम, तो इसका चेंज पूछा है, मीन्स L2 - L1, तो L2 - L1 कितना आ गया h/2π के इक्वल है ना। और बस वैल्यू पुट करनी है हमें, यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो h का वैल्यू दिया हुआ है 6.6 इंटू 10⁻⁻34/2π। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 1.05 इंटू 10⁻34 के इक्वल। ओके, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में दिया हुआ है, तो यूनिट वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम देखें तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस केस में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या बोला गया है, इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लैम्डा बी द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन लाइन का मतलब जो लैम्डा हमें दिया गया है वो n = 2 to 1 के लिए हमें दिया गया है ना लाइमन सीरीज में। फिर बोला है द वेवलेंथ डिफरेंस विल बी a लैम्डा बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ थर्ड ट्रांजिशन लाइन ऑफ पास्टन। तो पास्टन का जो थर्ड ट्रांजिशन लाइन है, तो थर्ड ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हुआ पास्टन के लिए, लाइमन बामर पास्टन, मतलब 3 में, और थर्ड है तो 4 से 3 फर्स्ट होता, 5 से 3 सेकंड हो गया, तो 6 से थर्ड, तो n1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, और n2 इसमें कितना हो जाएगा 6 लैम्डा 1 के लिए, जो हमारे पास पास्टन वाला से उसके लिए। एंड बामर के लिए, बामर में 2 में जंप करता है, तो उसकी इनिशियल लाइन तो हो जाएगी 2, और जंप कहाँ से करना है सेकंड ट्रांजिशन लाइन, तो 3 से 2 तो फर्स्ट हो गया, देन 4 से 2 आपका सेकंड हो जाएगा, मतलब 4 से आना चाहिए, तो n2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। ओके, तो पूछा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो a लैम्डा के बराबर दिया हुआ है, लैम्डा ये वाला वैल्यू है, तो हमें बताना है कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले लैम्डा को ही देख लेते हैं, लैम्डा हम क्या लिखेंगे, तो 1/λ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r 1/1² - 1/2²। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 4 - 1, तो r इंटू 3/4 के इक्वल हो गया लैम्डा 1 का वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू। ऐसे लैम्डा 1 हमारा कहाँ से 6 से 3 के लिए, तो 1/λ1 ये हो जाएगा r 1/3² - 1/6²। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास r ये 36, तो 4 - 1 मीन्स 3/36, तो ये हो गया 3 से चला जाएगा हमारा r/12 हो जाएगा है ना। और लैम्डा 2 की बात करें तो 1/λ2 ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास r इंटू 1/2² - 1/4² के इक्वल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 16, और ये हो जाएगा 16, तो 4 - 1 मीन्स 3/16, तो r इंटू 3/16 ये हमारे पास लैम्डा 2 का वैल्यू आ गया। अब हमसे पूछा है इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, तो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 ये हम कर लेते हैं है ना, दोनों का मोड ले लेंगे जो भी बड़ा होगा। तो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा लैम्डा 2 हो गया हमारे पास 16/3r, और लैम्डा 1 हो गया हमारे पास 12/r। तो ये इसका मोड अगर हम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, r तो कॉमन निकाल लिया, तो 20/3 ये हमारे पास इनका डिफरेंस आ गया। और इसको हमें किससे कंपेयर करना है, लैम्डा से है ना।
तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे आर का वैल्यू रख देते हैं। आर का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा 4/3 लैम्डा। तो आर का वैल्यू हो गया 4/3 लैम्डा, और बाई 3 तो पहले से था, 3 से 3 कैंसिल, 4 से ये 5 टाइम्स, मीन्स ये जो डिफरेंस है वो किसके बराबर आ गया, 5 लैम्डा के बराबर। तो इसने जो 5 लैम्डा है उसे किसके बराबर दिया हुआ है, ए लैम्डा, मीन्स ए शुड बी इक्वल टू 5। तो जो ए का वैल्यू है वो 5 के इक्वल हो जाएगा। ओके, चलिए, तो आंसर हमारा यहाँ पे 5 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें बोला गया है न्यूक्लियस ए इज़ हैविंग मास नंबर 220, है ना, उसका मास नंबर हमें दिया हुआ है न्यूक्लियस का। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें इतना दिया हुआ है ना, पर न्यूक्लियन इतना एनर्जी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, बी एंड सी। उनके मास नंबर भी हमें दिए गए हैं, और बाइंडिंग एनर्जी बी एंड सी का दोनों का सेम है, और कितना दिया हुआ है 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ओके ना। तो एनर्जी क्यू रिलीज्ड पर फिशन विल बी, तो एनर्जी हमें बताना है। तो यहाँ पे हम देखें तो बाइंडिंग एनर्जी बी का प्लस बाइंडिंग एनर्जी सी का माइनस बाइंडिंग एनर्जी ए का, तो ये डॉटर न्यूक्लियस और ये पैरेंट न्यूक्लियस, इनका जो डिफरेंस आएगा वही आपका क्यू वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी बी के लिए हम देखें और सी के लिए, तो दोनों का बाइंडिंग एनर्जी सेम है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से जो डॉटर न्यूक्लियस की साइड पर है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो न्यूक्लियस का नंबर आपका मास नंबर के बराबर हो जाएगा। तो टोटल मास नंबर हो गया 105 + 115, है ना, और इतने न्यूक्लियस हो गए, और एक न्यूक्लियन के लिए एनर्जी था 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ऐसे यहाँ से हम देखें ए के लिए कितना दिया हुआ था हमें, मास नंबर दिया है 220। ओके, और पर न्यूक्लियन के लिए एनर्जी दिया हुआ है 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हमारा क्यू वैल्यू आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 176 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो दिस विल बी अवर आंसर, मीन्स 4th ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, फॉर एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, एक्सट्रिंसिक मतलब जिसमें हमने इम्प्योरिटी को मिलाया, पी टाइप या एन टाइप इम्प्योरिटी, है ना, व्हेन डोपिंग लेवल इज इंक्रीज, तो डोपिंग लेवल को इंक्रीज करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा फर्मी लेवल पर, है ना। तो पी टाइप में अगर आप डोपिंग लेवल बढ़ाते हो तो पी टाइप में वो फर्मी लेवल नीचे आ जाता है ना, ताकि इलेक्ट्रॉन उसमें ईजिली जा सके, वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होता है वहाँ पर। ऐसे एन टाइप में डोनर इम्प्योरिटी होता है, तो उसमें अगर हम डोपिंग बढ़ाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन ईजिली उससे फ्री हो सकता है, तो वो उसका फर्मी लेवल बढ़ जाना चाहिए। तो पी टाइप में फर्मी लेवल डाउन जाना चाहिए, एन टाइप में फर्मी लेवल अपवर्ड जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा अगर हम देखें पी टाइप सेमीकंडक्टर में डाउनवर्ड जा रहा है और एन टाइप सेमीकंडक्टर में अपवर्ड जा रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके ना, सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया है, एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटोन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, है ना, अल्फा पार्टिकल और प्रोटोन दो हमें दिए गए, तो ये दोनों कहाँ से, रेस्ट से स्टार्ट हुए, एक्सेप्ट किए गए हैं। सेम पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पे लगाया है, तो रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्वायर्ड बाय अबव 2 पार्टिकल्स विल बी, तो लीनियर मोमेंटम जब चार्ज पार्टिकल को हम वी पोटेंशियल से एक्सेलेरेट कराते हैं तो कितना होता है, तो मोमेंटम हम लिख सकते हैं √2m k, एम मास हो गया, के काइनेटिक एनर्जी है, और अगर इसको हमने वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलेरेट कराया है तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम लिख सकते हैं 2m q × v, वी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देखें तो आपने सेम पोटेंशियल डिफरेंस लिया है और टू भी सेम है, तो जो मोमेंटम है वो प्रोपोर्शन हो जाएगा √m × q के। ओके, तो हमें अल्फ़ा पार्टिकल और प्रोटॉन के लिए कंपेयर करना है, तो p अल्फ़ा अपॉन p प्रोटॉन, इनका मोमेंटम का हमें रेशियो बताना है। तो अल्फ़ा के लिए मास अगर प्रोटॉन का m मानेंगे तो अल्फ़ा के लिए 4m हो जाता है ना, और अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन का q माने प्रोटॉन का तो अल्फ़ा पार्टिकल पे डबल हो जाएगा, मीन्स 2q, और प्रोटॉन के लिए लिखेंगे तो मास m तो अल्फ़ा का उसका 4 टाइम्स, और प्रोटॉन का चार्ज q तो अल्फ़ा पे उसका डबल चार्ज, देन रूट, तो ये हो गया हमारे पास 8 √8, और √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2, मीन्स रेशियो विल बी 2√2/1, तो 2√2/1 मीन्स सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर दिया गया है, क्या बोला गया है देखते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। इसमें बोला गया है मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियर आर इन द रेशियो, मास नंबर हमें दिया गया है, देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज विल बी इन द रेशियो, न्यूक्लियर डेंसिटीज, तो ये हम ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ चुके हैं
पढ़ते हैं कि न्यूक्लियर डेंसिटी सभी एटम्स के लिए सेम होता है ना, वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करता है। तो जो डेंसिटी है वो अगर सेम है तो जो रेशियो आएगा किसी भी दो एटम्स के लिए न्यूक्लियर डेंसिटी का वो हमेशा 1 ही आना है, 1 आना है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन मीन्स 1:1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे आपको क्या दिया गया है, इसमें बोला गया है अ पार्टिकल ऑफ मास, तो मास हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट c²। ओके ना, एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी वाले फॉर्मेट में लिख के दे दिया है। कोलाइड्स विद अ हाइड्रोजन एटम एट रेस्ट, तो वो हाइड्रोजन एटम से टकरा रहा है और सून आफ्टर द कोलिजन द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, तो पार्टिकल तो रेस्ट पे आ गया बट एटम रिकॉइल हो गया एंड गोज टू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो हाइड्रोजन एटम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो हमें बताना है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर उस पार्टिकल का n/4 था तो वैल्यू ऑफ n कितना हो जाएगा यहाँ पे वो हमें बताना है। तो मान लो पार्टिकल का मास m था और वो u स्पीड से आ रहा था और हाइड्रोजन एटम का मास मान लेते हैं कैपिटल M और वो रेस्ट पे था। टक्कर के बाद ये जो पार्टिकल है स्मॉल m वाला वो तो रेस्ट पे आ गया, लेकिन जो हाइड्रोजन एटम है वो मान लिया हमने किसने चला v से। तो इस केस में जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं है इन दोनों के बीच में। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हम बोल सकते हैं इनिशियल मोमेंटम कितना होगा mu, इसका 0, बाद में इसका 0 हो गया प्लस mv, तो ये मोमेंटम बराबर होगा। तो यहाँ से आ गया mu इक्वल टू mv, है ना, ये पहले इक्वेशन हो गया हमारे पास, है ना। अब इसके बाद एनर्जी भी यहाँ पे कंजर्व रहेगा, है ना। तो हाफ mu², ये आपकी इनिशियल एनर्जी हो गई इस पार्टिकल की। फाइनली हम देखें तो ये तो रेस्ट पे आ गया, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया हाफ mv², है ना, प्लस ये एक्साइटेड भी हो गया। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है हाइड्रोजन एटम का वो होता है 10.2, तो इतना एनर्जी इसने एक्साइटेशन में दे दिया होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब यहाँ पे हम देखें तो ये mv को हम क्या ले सकते हैं यहाँ से mu के बराबर, तो मैंने इसको ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो mv हो जाएगा हमारा हाफ mu का होल स्क्वायर बाई m प्लस 10.2 और हाफ m इसका आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये भी k, और यहाँ से हम इसको और क्या ले सकते हैं हाफ mu² तो k हो जाएगा। इधर क्या बचेगा और एक m बचेगा, एक ही वाला m बचेगा, तो m बाई कैपिटल M प्लस 10.2, तो हमें k ही निकालना था, तो k का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस m/m इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। ओके ना, तो यहाँ से हम देखें तो k हो जाएगा हमारे पास 10.2 अपॉन 1 माइनस m/m के इक्वल। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं हम 10.2, 1 माइनस m का वैल्यू दिया हुआ है हमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10⁶, और हाइड्रोजन का एटम का वैल्यू कितना दिया हुआ है m का वैल्यू 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 गीगा मीन्स 10⁹, तो बाकी यूनिट्स तो सेम है तो वो तो कैंसिल हो जाएगी, तो हमें इसको ज़्यादा और कुछ चेंज नहीं करना है। तो ये हमारा आंसर यहाँ से काइनेटिक एनर्जी के लिए आंसर मिल जाएगा। ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 51/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ n/4 से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 51 के इक्वल। सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं क्या दिया हुआ है स्क्रीन पर, इसमें बोला गया है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप इज यूज टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब, है ना, इफ 40 डिविजन्स आर दे आर इन 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल, तो मेन स्केल को हमने 40 डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है, तो 1/40 सेंटीमीटर मेन स्केल का रीडिंग हो जाएगा। तो मेन स्केल का जो लिस्ट काउंट होगा वो हो जाएगा 1/40 सेंटीमीटर के इक्वल। ओके ना, एंड 50 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू 49 मेन स्केल डिविजन्स। ओके, तो यहाँ पे हम देखें तो वर्नियर स्केल डिवीज़न का जो वैल्यू होगा एक वर्नियर स्केल डिवीज़न का वो हो जाएगा हमारे पास 49 आपके मेन स्केल के, तो उसका टोटल वैल्यू 1/40 सेंटीमीटर, और वो कितने से मैच हो रहा है 50 से, तो एक वर्नियर स्केल का इतना डिवीज़न हो गया। तो जो लिस्ट काउंट हम लिखेंगे वर्नियर स्केल के लिए, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल वो हो जाएगा हमारे पास 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना है हमें। तो 1 स्केल डिवीज़न तो हो गया 1/40 माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न हो गया 49/50
इंटू 1/40 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। और लिस्ट काउंट ही हमसे पूछा गया इस केस में, तो यहाँ से हम देखें तो ये बचा हमारे पास 1/50 इंटू 1/40 मीन्स 1/2000 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया ये, है ना। ये हमारे पास इसका वैल्यू आ गया। अब इसको हमें लेना है मीटर में, है ना। तो मीटर में हम देखेंगे तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं, 1/2000 इंटू 10⁻² मीटर, है ना। और इसको हम और क्या ले सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 5/10,000 इंटू 10⁻² मीटर के इक्वल, और -6 है तो ये ऊपर जाके -6 हो गया, मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, मीन्स हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5 के इक्वल। सो आंसर विल बी 5 इन दिस केस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, व्हेन अ डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, है ना। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हमने उसको डायोड को कनेक्ट किया हुआ है। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमें कितना दिया हुआ है, डायोड के अक्रॉस 0.5 वोल्ट दिया हुआ है। और करंट थोड़ा डायोड ये लिमिट है, मतलब इससे ज़्यादा करंट उससे पास नहीं होना चाहिए, 10 मिली एम्पियर। ओके, इससे ज़्यादा करंट डायोड से पास होगा तो वो ख़राब हो जाएगा। इफ़ अ बैटरी ऑफ EMF 1.5 वोल्ट, इतने वोल्ट का बैटरी हमने यहाँ पे यूज़ किया है सर्किट में, तो हमें मिनिमम रेजिस्टेंस बताना है इन सीरीज ऑफ द डायोड सो दैट करंट डज नॉट एक्सीड द सेफ लिमिट। ओके, सेफ लिमिट से ज़्यादा ना हो जाए। तो इस केस में अगर हम देखें तो आपके पास सेफ करंट कितना है, 10 मिली एम्पियर, 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर के इक्वल। अब 1.5 वोल्ट का बैटरी हमने कनेक्ट किया है तो 0.5 वोल्ट तो आपका सीरीज़ में डायोड के अक्रॉस ही चला गया। तो जो हमने रजिस्टेंस कनेक्ट किया होगा, है ना, तो उस रजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल बचेगा, 1.5 माइनस 0.5। तो पोटेंशियल जो बचा वो बचा 1.5 माइनस 0.5, है ना। और जो करंट है वो इतना ही जाना चाहिए इस वाले रजिस्टेंस से, तो करंट का वैल्यू तो सेम रहेगा सीरीज़ में। तो करंट हो जाएगा उस रजिस्टेंस से पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस अपॉन उसका रजिस्टेंस। तो यहाँ से हमें उस अननोन रजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास रजिस्टेंस का वैल्यू 1 इंटू 10⁻² मीन्स 100 ओम हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मीन्स फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या दिया गया है। इसमें बोला गया है इन द बूलियन अलजेब्रा द फॉलोइंग वन विच इज़ नॉट इक्वल टू ए, जो ए के इक्वल नहीं होगा आउटपुट में, है ना। तो ए डॉट ए अगर हम करेंगे तो ये भी आपका ए ही होता है, तो ये तो ए के इक्वल हो गया, है ना। ए प्लस ए अगर हम करेंगे तो दोनों का, क्योंकि इनपुट सेम है तो आउटपुट भी सेम ही रहेगा, तो ये भी ए के इक्वल होगा। ए बार आपका ए का अपोजिट होगा, मतलब ए बार अगर 1 हुआ तो ये 0 होगा, ये 0 हुआ तो ये 1 होगा, तो इनका मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर डी मॉर्गन थ्योरम का यूज़ करके ए बार डॉट ए बार, तो ये हो गया ए इंटू ए, मीन्स अगेन ये ए के इक्वल हो गया। तो अगर हम बोले यहाँ पर तो थर्ड ऑप्शन हमारा ऐसा है जो ए के इक्वल नहीं आ रहा है। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोला गया है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेमी कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो हम जानते हैं मोबिलिटी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास। इफ फॉर एन एन टाइप सेमी कंडक्टर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिया हुआ है ना, 10⁻19 पर मीटर क्यूब में। ओके, एंड देयर मोबिलिटी भी हमें दिया गया है कितना, 1.6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ओके, देन द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमी कंडक्टर, रेजिस्टिविटी हमें निकालना है। तो हम ये जानते हैं जे इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू ई। जे को हम लिख सकते हैं आई बाई ए और आई को लिख सकते हैं नीटा ई ए वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ए। सिग्मा को लिख सकते हैं 1/ρ इंटू ई। रो यहाँ पे रेजिस्टिविटी हो जाएगा, तो रो का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से ए से एक कैंसिल, तो ये हो गया 1/n ई, ए से कैंसिल हो गया ई बाई वी डी। तो ई बाई वी डी तो हमारे पास 1/μ हो गया, तो एन ई इंटू म्यू। तो यहाँ पे n का वैल्यू डेंसिटी, नंबर डेंसिटी हमें कितना दिया हुआ है 10⁻19। ई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 एंड म्यू का वैल्यू भी हमें दिया हुआ है 1.6। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है। तो इन सब को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू मिल जाता है रोका हुआ आ जाएगा 0.4 के इक्वल ओम मीटर। मीन्स इस केस में
थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है, कंडक्टिविटी ऑफ अ फोटो डायोड स्टार्ट चेंजिंग ओनली इफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज लेस देन 660 नैनोमीटर। मतलब इससे अगर छोटा होगा तभी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। मीन्स ये आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गया वर्क फंक्शन वाला। तो इससे ज़्यादा वेवलेंथ होगी तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो जो मिनिमम बैंड गैप चाहिए होगा वो इसी वेवलेंथ से हमें मिलेगा जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। द बैंड गैप ऑफ द फोटो डायोड इज ओके। तो बैंड गैप अगर आपके पास ई है तो उसका वैल्यू हो जाएगा एस सी बाई ये लैम्डा थ्रेशोल्ड। ओके, तो लैम्डा थ्रेशोल्ड हमें दिया हुआ है और इसको हमें कंपेयर करना किससे, एक्स बाई 8 से इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एच का वैल्यू दिया हुआ है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। सी का वैल्यू हम जानते हैं 3 इंटू 10⁻8 और लैम्डा थ्रेशोल्ड हमें दिया हुआ है 660 नैनोमीटर 10⁻⁹। तो ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बट एक्स बाई 8 किस में, ये आएगा जूल्स में। तो एक्स बाई 8 किस में हमारे पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो उसको डिवाइड कर दिया हमने 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये अब आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया है ना, इक्वल टू एक्स बाई 8। और जब आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लोगे तो एक्स का वैल्यू आ जाता है 15 के इक्वल। ओके, सो वी कैन से दैट फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या दिया गया है। इसमें बोला गया है द आउटपुट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द गेट्स। हमें ये डिफरेंट गेट्स दिए गए हैं और इनका आउटपुट हमें बताना है कितना आएगा। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आपका इनपुट ए आया है ना, और यहाँ पे भी ए आया होगा, इधर से बी आया होगा। तो ये एंड गेट हो गया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए डॉट बी है ना। तो यहाँ पे तो ए आ गया, यहाँ मिला हमें ए डॉट बी के इक्वल है ना। तो ए डॉट बी हमें यहाँ मिल रहा है इधर। तो अब ये दोनों के लिए क्या है, और गेट। तो और गेट में क्या होता है, दोनों का सम। तो मैं लिख सकता हूँ ए वाई का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस ए डॉट बी। ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो यहाँ से हम देखें तो पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा मैच हो रहा है। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या दिया गया है। वाइल मेजरिंग डायमीटर ऑफ वायर यूजिंग स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। फॉलोइंग रीडिंग्स वर नोटेड। मेन स्केल रीडिंग इज 1 mm एंड द सर्कुलर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 42 डिविजन्स है ना। तो मेन स्केल तो 1 mm के बराबर है और सर्कुलर स्केल आपका 42 डिविजन्स के बराबर रेटिंग दिया गया है। पिच ऑफ द स्क्रू गेज हमें दिया हुआ है 1 mm और उस पर 100 डिविजन्स है। तो डायमीटर हमें वायर का दिया हुआ है x/50। तो x का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे हम देखें तो लिस्ट काउंट जो जाएगा सर्कुलर स्केल के लिए वो हो जाएगा हमारे पास, पिच की वैल्यू कितनी है 1 mm और वो कितने डिवीजन है उस पर 100। तो ये लिस्ट काउंट हो जाता है सर्कुलर स्केल का। तो ये हो गया 0.01 mm। ये सर्कुलर स्केल का लिस्ट काउंट हमारे पास आ गया। तो जो रीडिंग है वो रीडिंग हम क्या लिखते हैं, मेन स्केल का रेटिंग प्लस सर्कुलर स्केल का रेटिंग इनटू लिस्ट काउंट। तो मेन स्केल आपका कहाँ पर है, 1 mm पर है ना, mm में है ये। और सर्कुलर स्केल कौन सा मैच हो रहा है, 42 वाला। तो ये 42 है ना, और इनटू लिस्ट काउंट आ गया हमारे पास 0.01 mm। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.42 mm। इसको हमें कंपेयर कराना किससे, x/50 mm से। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 1.42 इंटू 50 के इक्वल। तो ये आ जाएगा हमारे पास 71। ओके, तो 71 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा x का वैल्यू हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें क्या दिया गया है, लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल। मेन स्केल हमें दिया हुआ 1 mm जिसका लिस्ट काउंट है ना। मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ द वायर। तो 5 मिनिमम पूछा है और 5 माइक्रोमीटर का डायमीटर आपको मेजर करना है। तो अगर 5 माइक्रोमीटर ही हमारा लिस्ट काउंट हो जाए तो उससे कम में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो लिस्ट काउंट हमने क्या लिख दिया, 5 माइक्रोमीटर मीन्स -6 मीटर। और जो लिस्ट काउंट है वो हम क्या लिखते थे, पिच अपॉन सर्कुलर स्केल पे नंबर्स। तो पिच हमारे पास कितना है, पिच हमारे पास होता है 1 mm के इक्वल है ना, अपॉन यहाँ पे जितने भी डिवीजन हैं, मान लो x डिवीजन है हमारे पास। तो ये माइक्रोमीटर में था तो इसको भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x हो जाएगा 1 mm मीन्स 10⁻³ मीटर
अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल। तो नंबर ऑफ डिवीजन्स हमारे पास कितने हो जाएंगे सर्कुलर स्केल पर, वो हो जाएगा यहाँ से आपके पास ऊपर जाके 3, तो 200 मीन्स आपके जो सर्कुलर स्केल है उस पर 200 डिविजन्स होने चाहिए। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस केस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें क्या बोला गया है, 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज ए सेंटीमीटर। तो मेन स्केल का आपको लिस्ट काउंट दिया हुआ है ना, ए के बराबर। एंड nth डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल coincide with n-1th डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। द लिस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर इज। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की अगर बात करें हम, तो वो हमारे पास हो जाएगा मेन स्केल के n-1 से कॉन्साइड कर रहा है, तो n-1 और एक डिवीज़न का वैल्यू था मेन स्केल का a सेंटीमीटर। तो इसके कितने थे वर्नियर स्केल के n डिवीज़न, तो वर्नियर कैलिपर के n डिवीज़न से कॉन्साइड कर रहे हैं, तो एक डिवीज़न का वैल्यू इतना हो गया हमारे पास, ओके ना। तो अब जो इसका लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, वो होता है 1 मेन स्केल डिवीज़न का वैल्यू माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न का वैल्यू। तो 1 मेन स्केल डिवीज़न का वैल्यू तो हमारे पास a सेंटीमीटर है, माइनस वर्नियर स्केल डिवीज़न का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना हो गया n-1 अपॉन n इंटू ए। तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास a/n, बट ये किस में आया, सेंटीमीटर में। उसने आंसर किस में पूछा है, mm में। तो इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो 10a/n mm, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ तो यहाँ से 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे मैच होता है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया गया, 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, है ना। तो ये स्टैंडर्ड वर्नियर स्केल ही हमें दिया हुआ है। तो बोला है जब इसके जॉज आपके दोनों कनेक्टेड हैं तो 0 ऑफ वर्नियर स्केल शिफ्टेड टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑफ द मेन स्केल। तो मेन स्केल के 0 से वर्नियर स्केल का 0 इस सब लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो चुका है। तो ये जो केस होता है ये आपका नेगेटिव 0 एरर होता है। तो नेगेटिव मतलब वो इतना रेटिंग कम पड़ेगा। तो जब भी आपको एक्चुअल रेटिंग निकालना है तो अभी जो रेटिंग आ रही होगी इसको आपको एरर को इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसने बोला है 4th वर्नियर स्केल यहाँ पे मैच कर रहा है। तो नेगेटिव वाले में हम क्या करते हैं, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो 10 डिवीजन थे तो 10 - 4 इंटू लिस्ट काउंट। तो ये हमारे पास एरर का वैल्यू हो जाएगा। और इतना क्योंकि नेगेटिव एरर था तो इतना हमें ऐड करना पड़ेगा, ओके ना। तो ये एरर हो जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पे हम लिस्ट काउंट देखें तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा हमारे पास। तो लिस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीज़न वर्नियर वाले केस में माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो 1 मेन स्केल डिवीज़न तो हमारे पास कितने के बराबर है, 1 mm के बराबर। और वर्नियर स्केल डिवीज़न हम क्या लिखते हैं, उसमें यहाँ पे हम देखें तो आपका एक वर्नियर स्केल डिवीज़न का जो वैल्यू होता है तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 थे हमारे पास मेन स्केल में तो 9 mm, और उसको 10 डिवीजन्स में वर्नियर स्केल के बराबर है। तो एक वर्नियर स्केल का वैल्यू हो गया 9/10 mm। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 - 9 मीन्स 1/10। तो 1/10 mm या 0.1 mm के इक्वल। तो ये आपके पास वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट आ गया। अब इसने क्या बोला है, अब स्फेरिकल बॉडी का हमें डायमीटर मेज़र करना है। तो जो मेन स्केल है वो आ रहा है 30 और 31 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। तो 30 जो छोटा वाला वैल्यू होता है वो हम ले लेते हैं क्योंकि 30 के बाद वो 31 तक नहीं पहुंच पाया, मतलब 30 तो आ चुका है। तो यहाँ पे जब रीडिंग लिखोगे तो मेन स्केल का रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल का रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, फिर जो एरर था तो यहाँ पे एरर नेगेटिव मेथड से ऐड करना पड़ेगा तो प्लस एरर। तो यहाँ पे हम देखें तो मेन स्केल आपका रीडिंग कितना हो गया 30 mm। वर्नियर स्केल कौन सा मैच होता है यहाँ पे, इसने बोला 6th वर्नियर स्केल डिवीजन एग्जैक्टली मैच होता है। तो वर्नियर स्केल का रेटिंग हो गया 6 और लिस्ट काउंट था हमारे पास 0.1 mm। ऐसी एरर की बात करें तो ये भी 10 - 4 मीन्स 6 और लिस्ट काउंट कितना है 0.1 mm के इक्वल। तो ये हमारा रेटिंग हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 31.2 mm या 3.12 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा ये, ओके ना। तो अब यहाँ से हम देखें तो 3.12, तो 3.12 के सबसे नियरेस्ट जो वैल्यू है वो 3.10 सेंटीमीटर है। सो दिस विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। तो स्टूडेंट्स आज के लिए फिजिक्स में कटिंग एज सीरीज़ में इतना ही। बाकी और भी एपिसोड्स के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए। हमारे
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनकी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।